मिशा, इस मूवी में बेस्ट फ्रेंड्स के बीच पॉलिटिकल रीजन की वजह से ऐसी दरार आती है कि बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील होते हैं। इस मूवी में हमें यह भी बताया जाता है कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसे वर्क करता है। मूवी की शुरुआत आनंदू से होती है, जिसे उसके बेस्ट फ्रेंड मिथुन का फोन आता है। आनंदू फोन उठाते समय थोड़ा हेजिटेट करता है क्योंकि दोनों की कई दिनों से बात नहीं हुई थी, लेकिन देर रात अचानक मिथुन उसे कॉल करता है। मिथुन आनंदू को मिलने के लिए बुलाता है क्योंकि वह फॉरेस्ट में काम करते करते थक चुका था और अब वापस अपने शहर आ रहा था। मिथुन आनंदू को यह भी बताता है, मेरे हाथ डियर का मीट लगा है, लेकिन यह बात किसी को नहीं बताना, नहीं तो मैं बहुत गंदा फंस जाऊंगा। उनका एक और फ्रेंड इमोड भी आने के लिए रेडी हो जाता है। अगले दिन आनंदू रघु नाम के आदमी से मिलने जाता है, जिसे पहले ही पता चल जाता है कि मिथुन वापस आ रहा है। रघु आनंदू से कहता है, कब तक तुम डर कर रहोगे? तुम्हें पता है ना कि जब वह आ जाएगा तो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। रघु को यह भी पता चल जाता है कि मिथुन डियर मीट के पीछे है, इसलिए वह इस चांस को छोड़ना नहीं चाहता था और डियर मीट के केस में मिथुन को फंसाना चाहता था ताकि वह उन्हें कोई प्रॉब्लम न पहुंचा सके। अब यह तो एक सीक्रेट ही है कि मिथुन ने ऐसा क्या किया कि रघु और आनंदू उसे जेल भिजवाने की सोच रहे हैं। रघु आनंदू से मिथुन से मिलने के लिए कहता है और कहता है, तुम डियर मीट मत खाना, हम उसे जेल भिजवा देंगे। वहीं इमोट भी जाने की तैयारी करने लगता है। उसकी मम्मी उसे कहती है, तू कब तक पॉलिटिक्स करेगा, जॉब भी कर ले। तब इमोट अपनी मां को बताता है, 6 महीने रुको, अब मैं भी इलेक्शन लड़ने वाला हूं। यह कहकर वह आनंदू के साथ फॉरेस्ट की तरफ निकल जाता है मिथुन से मिलने के लिए। वहीं दूसरी तरफ किट्ठो के पापा की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा है कि वे 2 दिन ही और जी पाएंगे। किट्ठो अपने पापा के मरने से पहले उन्हें बहुत अच्छा खाना खिलाना चाहता है, जिसके लिए उसके पास पैसे नहीं है। अब वह इसी रीजन से फॉरेस्ट जा रहा है ताकि कोई जानवर हंट करके उसे बेचकर पैसा कमा सके। रास्ते में वह बशीर को भी साथ ले जाता है, जो उसे ड्यूल बैरल गन देता है और फॉरेस्ट में जितने भी धमाके करने का काम है वह बशीर करता है। इमोट मिथुन से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड था और वह हमेशा मिथुन जैसा बनना चाहता था क्योंकि सभी लीडर्स उसे खत्म करने की कोशिश करते थे। इमोट आनंदू को मिथुन के बराबर नहीं समझता था क्योंकि सभी लीडर्स की कोशिशों के बावजूद मिथुन को अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल गई थी। आनंदू को भी अच्छा नहीं लगता था कि सभी मिथुन को बढ़ावा देते थे और उसे कोई कुछ नहीं समझता था। वहीं दूसरी तरफ किट्टो मिथुन के पास पहुंच जाता है। मिथुन किट्टो से कंफर्म करता है, सब सेट है कि नहीं और कोई गलती नहीं होनी चाहिए। किट्टो जवाब देता है, सब सेट है, कोई गलती नहीं होगी। अब सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां रघु एक पार्टी में गया होता है। वहां हमें बताया जाता है कि रघु एमएलए है और एक स्ट्रॉन्ग पार्टी मैन है, वह मिनिस्टर तक बन सकता है। मिथुन और आनंदू उसके राइट और लेफ्ट हैंड हैं। वे जिस कॉलोनी में रहते थे उस कॉलोनी में कुछ साल पहले तमिलियन लोग रहने आए थे और उन्हीं तमिलियन फैमिली में से मिथुन बिलोंग करता है। वहीं आनंदू दूसरी कॉलोनी का है। स्कूल से ही दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन कॉलेज की पॉलिटिक्स में रघु ने उन दोनों को देखा। मिथुन अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, वहीं आनंदू अपने दिमाग का। तभी से आनंदू और मिथुन रघु के साथ है। ये सब स्टोरी कॉलोनी के कुछ लोगों को पसंद नहीं आती। ऊपर से कोई गुंडों के लीडर को बता देता है कि मिथुन की उसकी बहन पर नजर है। इससे वे लोग और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जैसे ही मिथुन पार्टी से निकलता है वे लोग उस पर हमला कर देते हैं। मिथुन पहले उनसे लड़ना नहीं चाहता था क्योंकि वो उन्हें के कॉलोनी वाले थे। इमोट तुरंत जाकर आनंदू को बताता है, फिर आनंद वहां पहुंचकर उन्हें मारने लगता है। तभी गुंडे की लड़की आ जाती है और कहती है, मैंने कब कहा कि मिथुन की नजर मुझ पर है। जिसके बाद सभी शांत हो जाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। घर जाते समय आनंदू मिथुन से पूछता है, क्या तुम्हें सचमुच वह लड़की पसंद है? मिथुन को पहले तो उस लड़की के बारे में कुछ नहीं मालूम था, लेकिन आनंदू की बातों से वह ब्लश करने लगता है। आनंदू की मम्मी को मिथुन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आनंदू मिथुन को हमेशा अपने भाई के समान मानता था। मिथुन के पापा उसे हमेशा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए कहते थे, लेकिन मिथुन का मानना था, अगर मैं अच्छी पढ़ाई ही नहीं कर सकता तो मेरी गवर्नमेंट जॉब कैसे लगेगी? आनंदू भी मिथुन को समझाता है, पढ़ ले तो नौकरी जरूर लगेगी। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहां मिथुन अपने सीनियर सर के पास जाता है और वहां रूम से चुपके से चाबी चुरा लेता है। यह उसके सीनियर ऑफिसर देख लेते हैं। कुछ देर बाद इमोड और आनंदू मिथुन से मिलने पहुंचते हैं। इमोड तो मिथुन से मिलकर बहुत खुश होता है, लेकिन जब आनंदू मिथुन से मिलता है तो ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते और उनके बीच अभी भी कुछ खटास बाकी है। फिर सभी लोग फॉरेस्ट घूमने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ किट्टो भी हंट के लिए फॉरेस्ट में घूम रहा होता है। जब लोग रास्ते पर जा रहे होते हैं तभी किट्टो ड्राइवर को बताता है कि उसने जो घड़ी पहनी है वह गल्फ से आए उसके अंकल ने दी थी, जो उस समय बहुत महंगी थी। वह कहता है, यह साइको घड़ी है। ड्राइवर कहता है, साइको नहीं, सिको है। इसी नाम को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। किट्टो कहता रहता है साइको है और ड्राइवर कहता रहता है सिको है। किट्टो बहुत गुस्सा हो जाता है, इसलिए बशीर गाड़ी साइड में रुकवाता है पेशाब करने के बहाने और ड्राइवर को समझाता है, तुम्हें किट्टो के नेचर के बारे में नहीं पता। जब वह गुस्से में होता है तो तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। वह जब पी लेता है तो ऐसा हो जाता है, इसलिए उसकी हर बात पर हाँ बोलना चाहिए, नहीं तो उसके पास गन रखी हुई है, उसी से वह तुम्हें मार देगा।
ड्राइवर ये सुनकर डर जाता है। जब मिथुन फॉरेस्ट से गाड़ी लेकर जा रहा होता है तो वह गलती से गाड़ी ठोक देता है। जब वह नीचे उतरकर देखता है तो पेड़ पर लेपर्ड के पंजों के निशान होते हैं। यह देखकर वह तुरंत गाड़ी में बैठ जाता है और आनंदू से कहता है जो भी इसके एरिया में आने की कोशिश करता है वह उसका खाना बन जाता है। यह सभी के लिए वार्निंग है, जो भी इसके घर के पास आएगा। यह बात वह आनंदू को देखकर कह रहा था, जिससे लगता है कि मिथुन आनंदू से कहीं न कहीं बदला लेना चाहता है। अब यह बदला वह किस लिए लेना चाहता है, इसे जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। बहुत समय पहले मिथुन की कॉलोनी में जब इलेक्शन आने वाला था तब मिथुन रघु का प्रमोशन करने में लगा हुआ था। तभी उनकी कॉलोनी में हिंदू टेक्सटाइल कंपनी आती है, जिसे उनकी कॉलोनी का एरिया बहुत पसंद आता है। इसलिए कंपनी वहां अपनी ब्रांच खोलना चाहती थी, लेकिन रघु कंपनी को वहां ब्रांच खोलने नहीं देना चाहता था। उसका मानना था कि कंपनी वाले लोगों को लात मारकर उनकी जगह से निकाल देंगे, इसलिए हमें अपनी जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए। वहीं मिथुन का मानना था कि कंपनी वाले लोगों को नया घर दे रहे हैं, बच्चों के स्कूल के लिए पैसा और फैमिली मेंबर्स को जॉब दे रहे हैं, तो इसमें कंपनी के वहां ब्रांच खोलने से हमारा कोई नुकसान नहीं है। इसलिए दोनों के बीच कन्वर्सेशन में डिसएग्रीमेंट हो जाता है। रघु कहता है जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो, तुम मेरे राइट और लेफ्ट हैंड हो, अगर हम साथ रहेंगे तभी हमारा प्रॉफिट है। मिथुन इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था और वह कंपनी को कॉलोनी में ब्रांच खोलने की परमिशन देना चाहता था। कॉलोनी के जितने भी लोग थे वे रघु को वोट इसलिए करते थे क्योंकि मिथुन उस कॉलोनी से बिलोंग करता था। अगर वह रघु के खिलाफ चला गया तो रघु का जीतना बहुत मुश्किल हो जाता। आनंदू मिथुन को यही बात समझाता है, तुझे क्या लगता है वह हमें क्यों क्लोज रखता है? इसलिए नहीं कि तू कॉलोनी में रहता है, बल्कि इसलिए कि कॉलोनी वाले तेरी कास्ट से बिलोंग करते हैं। इस कॉलोनी की ताकत तुझ में है और कॉलोनी के लोग भी तेरे साथ हैं, तो देखा जाए तो सारी ताकत तेरे पास है। इसलिए तुझे जो सही लगता है वह कर, कंपनी को आने दे और तू खुद लीड कर। मिथुन बिना सेकंड थॉट के, ये सोचे बिना कि रघु इसके बाद उनका क्या हाल करेगा, कॉलोनी में कंपनी बुलाने के लिए तैयार हो जाता है। वह पूरी प्रिपरेशन करने लगता है। कंपनी को कॉलोनी में बुलाने के लिए वह लोगों को इसके फायदे समझाता है और कंपनी से उनकी जमीन के दाम भी दिलवाना शुरू कर देता है। जहां मिथुन अपनी कॉलोनी में नाम बना रहा था, वहीं कॉलोनी के लोग आनंदू को बहुत बुरी नजर से देखते थे क्योंकि वह उस कॉलोनी का नहीं था। वे उसे किसी मीटिंग में अटेंड करने से रोकते थे। वहीं मिथुन कॉलोनी के लोगों के साथ बहुत इंजॉय कर रहा था। इमोट भी इस कॉलोनी का था, इसलिए वह भी आनंदू के साथ नहीं रहता था। आनंदू को अब बहुत अकेला लगने लग गया था और वह बहुत नाराज भी था। ऊपर से जब आनंदू ने मिथुन के लिए पार्टी के दिन लड़ा था, उन्हीं लोगों के साथ मिथुन अब काम कर रहा था, जिससे आनंदू बिल्कुल एग्री नहीं करता था। वह पहले से ही नाराज था कि वे लोग अब मिथुन के घर भी आ चुके हैं। जब इस बारे में आनंदू मिथुन से बात करता है तो वह कह देता है हमें हमारा गोल मैटर करता है, वह कैसे अचीव होता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे नाराज होकर आनंदू वहां से जाने लगता है। मिथुन समझ जाता है कि आनंदू नाराज है, इसलिए वह उसे रोकने की कोशिश करता है। आनंदू मिथुन को समझाता है तू जो भी कर रहा है अब रोक दे, लेकिन मिथुन कंपनी को बुलाने से नहीं रुकता क्योंकि उसने सारी अरेंजमेंट्स कर ली थी। तभी इमोड एक पोस्टर लेकर आता है जिसमें लिखा होता है हमारी कॉलोनी में आउटसाइडर्स को अलाउ नहीं है। ये देखते ही आनंदू बहुत गुस्से में वहां से चला जाता है। वहीं पार्टी के मेंबर्स भी रघु को फोर्स करने लगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मिथुन अपना नाम बना ले, नहीं तो तुम्हारा नाम पूरी तरह कट जाएगा। तुम्हें किसी भी हालत में कंपनी का काम होने नहीं देना है। रात में आनंदू रघु को अपने घर बुला लेता है। आनंदू अब रघु के साथ वापस आने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि आदमी अपनी कास्ट के साथ ज्यादा लॉयल रहता है। लव और फ्रेंडशिप उसके दिमाग में बाद में आते हैं। रघु जैसे नेता लोग इन्हीं को डिवाइड करने का काम करते हैं। रघु आनंदू से कहता है हमें किसी भी हालत में मिथुन को अपने पास वापस लाना होगा। इसलिए रघु आनंदू को कॉल करके मिथुन को बुलाने के लिए कहता है। इसलिए आनंदू एक शाम मिथुन को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। जब वे रास्ते में जा रहे होते हैं तभी मिथुन को कोई आवाज देकर बुलाता है। आनंदू वहीं गाड़ी में खड़ा हो जाता है और मिथुन उनके पास चला जाता है। जब मिथुन उन लोगों के पास जाता है तो वे लोग उससे पूछते हैं तुझे पार्टी का डिसीजन पता नहीं है क्या? इसके बाद वे लोग मिथुन को बहुत गंदे तरीके से मारने लगते हैं। मिथुन आनंदू आनंदू चिल्लाता है, लेकिन आनंदू उसे बचाने नहीं आता। वे लोग मिथुन को अधमरा करके छोड़ देते हैं। लेकिन अगली सुबह पता चलता है कि किसी ने मिथुन को अस्पताल पहुंचा दिया है, जहां पार्टी लीडर्स उससे मिलने आते हैं। वहीं दूसरी तरफ आनंदू रघु से बहुत गुस्सा होता है कि तुमने मुझे यूज किया मिथुन को बुलाने के लिए। आनंदू को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी वजह से मिथुन का बहुत बुरा हाल हो गया। रघु उसे समझाने की कोशिश करता है, अच्छा हुआ मैंने तुम्हें उस समय बचा लिया, नहीं तो तुम और मैं दोनों फंस जाते। ये तुम्हारे और मेरे लिए अच्छा ही होगा कि मिथुन मर जाए, क्योंकि अब उसका वापस पार्टी में आना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसी के 1.5 साल बाद मिथुन आनंदू को कॉल करता है। इसीलिए आनंदू बहुत घबरा जाता है क्योंकि मिथुन वापस आने की बात कर रहा है। आनंदू और रघु का क्या होगा? इसीलिए मिथुन को आनंदू और रघु वापस आने देना नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि मिथुन जेल में रहे, नहीं तो अगर वह वापस आ गया तो उन्हें नहीं छोड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ मिथुन
ने भी अपने दोस्तों को बुला लिया था, जिसमें बशीर गन और बुलेट्स लेकर आया था। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहां किट्टो को रिसोर्ट से फोन आता है। वे लोग किट्टो से कुछ मीट मांगते हैं उसके पापा के खाने के लिए। इस खुशी में किट्टो ड्राइवर की गाड़ी की बजाने लगता है, जिसे देखकर ड्राइवर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह उसे गाड़ी बजाने से मना करता है। इस वजह से किट्टो और गुस्सा हो जाता है और जोर जोर से जीप बजाने लगता है। दोनों के बीच फिर से आर्ग्यू होने लगता है। गुस्से में बशीर अपनी गन लेकर गाड़ी से उतरकर जाने लगता है, लेकिन किट्टो अपनी गलती मानता है और चुपचाप बैठने को कहता है। फिर वे लोग वापस फॉरेस्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं। देर रात होते ही आनंदू और बाकी सब फॉरेस्ट में एक छोटे से घर के पास पहुंच जाते हैं, जहां सभी अपने कपड़े चेंज कर रहे होते हैं, लेकिन इमोट मिथुन के कपड़े पहनकर उसी जैसा बनने की कोशिश कर रहा होता है। ये आनंदू देख लेता है। आनंदू इमोट से कहता है उसके जैसा बनने की कोशिश मत कर, लेकिन इमोट कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। आनंदू पूरा घर घूम रहा होता है। तभी वह देखता है कि घर में एक गन रखी हुई है। इसे देखकर आनंदू बहुत डर जाता है। उसे लगने लगता है कि कहीं मिथुन उसे मारने के लिए तो नहीं लेकर आया। तभी सीन फॉरेस्ट की दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है, जहां किट्टो को एक जानवर दिखता है। वह उसका हंट करने की खोज में चला जाता है। किट्टो उस जानवर के पीछे दौड़ता रहता है और जैसे ही मौका मिलता है वह उसे खत्म कर देता है, लेकिन पास जाकर देखने पर पता चलता है कि ये एक माउस डियर है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह खड़ी हो जाती है कि फॉरेस्ट के आसपास रहने वाले लोगों ने उस डियर को धागा बांधा था, जिसका मतलब था कि फॉरेस्ट में रहने वालों ने उसे बलि के तौर पर रखा था। अब यह मर गया है तो लोग इस डियर को ढूंढेंगे। यह धागा इसलिए बांधा गया था ताकि हंटिंग करने वाले इस जानवर को न मारें, लेकिन किट्टो और उसके लोग सोचते हैं कि अगर कोई पूछेगा तो हम कह देंगे कि यह हमें काटने आ रहा था, इसलिए हमने मार दिया। फिर वे लोग डियर से वह धागा निकाल लेते हैं और मीट लेकर फॉरेस्ट के अंदर मिथुन के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद किट्टो मिथुन के पास मीट लेकर पहुंच जाता है। जब मिथुन को पता चलता है कि किट्टो शेड्यूल 1 की स्पीशीज को लेकर आ गया है तो उसे चिंता होने लगती है कि कहीं हम किसी केस में न फंस जाएं। लेकिन किट्टो और बाकी लोग समझाते हैं, कह देना किसी रैंडम ने गोली चला दी होगी। फिर किट्टो अंदर जाकर मीट काटने लगता है और कुछ देर बाद मीट को रोस्ट करने के लिए छोड़कर वे लोग मिथुन से अलविदा लेकर वहां से जाने लगते हैं। मिथुन उन्हें फॉरेस्ट में फालतू घूमने के बजाय जल्द से जल्द जाने के लिए कहता है। किट्टो और उसके लोग जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ आनंदू रघु को फोन लगाकर बता देता है कि हम यहाँ पहुंच गए हैं और यह इन्फॉर्मेशन भी देता है कि यहाँ डियर का मीट आ चुका है। रघु आनंदू से कहता है जब रास्ता क्लियर हो तुरंत बताना, मैं पुलिस भेज दूंगा। जब आनंदू फोन पर बात करके आता है तो देखता है कि मिथुन गन लेकर उसके ऊपर तान कर खड़ा है। आनंदू डर जाता है, लेकिन मिथुन मजाक कर रहा था। फिर मिथुन और बाकी सभी लोग बैठकर पीने खाने लगते हैं और अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हैं। इमोड यहाँ मिथुन को बताता है कि जिस वेडिंग की रात लड़की के चक्कर में हमारी लड़ाई हुई थी, उस लड़की पर असल में आनंदू की नजर थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। ये सुनकर मिथुन शॉक हो जाता है और पूछता है, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आनंदू कहता है, मुझे लगा तुझे वह पसंद आ गई है और तू बहुत खुश था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। वैसे भी हम दोनों का ज्यादा दिन तक कुछ चला नहीं। अब मिथुन कहता है, मैं तुम्हें अपनी एक सीक्रेट बताता हूँ जो सिर्फ मैं और नटराजन सर जानते हैं। नटराजन वही पार्टी मेंबर हैं जो मिथुन से अस्पताल में मिलने गए थे। इतना सुनते ही आनंदू की हालत खराब हो जाती है। मिथुन बताता है, उस बीच के एक्सीडेंट के बाद आईसीयू में नटराजन सर मुझसे मिलने आए थे। मिथुन उनसे बातों बातों में कहता है, अगर हमारे अपने ही हमें हर्ट करें तो दर्द होता है। यहाँ मिथुन नटराजन सर को एक और सीक्रेट रिवील करता है। वह बताता है, आपको याद है ना कि कुछ साल पहले मुनम बोट एक्सीडेंट हुआ था जिसमें सब मर गए थे। उसमें सिर्फ एक 6 महीने का बच्चा बचा था। वह बच्चा मैं ही था। मेरे जो पापा हैं उन्होंने मुझे गोद लिया था। जब मैं उस छोटी सी उम्र में नहीं मर पाया तो तुम मुझे इस उम्र में कैसे मार पाओगे? मुझे मारना इतना आसान नहीं है। नटराजन उसे समझाते हैं, तुमने भी गलत किया। जब हम पावर में हैं तो तुम हमारे अगेंस्ट क्यों गए? अगर लोगों को हमारे बारे में पता चल गया तो पार्टी की बहुत बदनामी होगी। इसलिए हमने कंपनी से बात की और एक समझौता किया। कंपनी ने तुम्हारे कॉलोनी वालों को समझा दिया कि तुमने उन्हें बेवकूफ बनाया और सारा पैसा खुद रख लिया। अब ना तुम्हें कॉलोनी वाले छोड़ेंगे ना पार्टी वाले। मिथुन नटराजन को वार्निंग देता है, मैं अभी भी जीत गया हूं। अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया तो तुम सबकी लंका लग जाएगी। नटराजन मिथुन से कहता है, तुम्हें जो चाहिए मैं देने को तैयार हूं। मिथुन को अपने पापा की बहुत चिंता थी, इसलिए वह गवर्नमेंट जॉब की डिमांड करता है। इस तरह मिथुन की गवर्नमेंट जॉब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लग गई। नटराजन ने उसकी जॉब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इसलिए लगवाई ताकि उसे अपने इलाके से दूर भेजा जा सके। मिथुन ने एग्जाम में सिर्फ बैठने का नाटक किया था, बाकी सब नटराजन ने कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ किट्ठो रिसोर्ट वालों के कहने पर कुछ शिकार करने निकल जाता है। वह जिस हिल पर शिकार करने जाता है वह बहुत खतरनाक है। अगर वहां गोली मिस हो गई तो सारे जानवर भाग जाएंगे और जिसे गोली लगी होगी उसे पकड़ने के लिए नीचे दौड़ना पड़ेगा। जब किट्ठो और बाकी लोग फॉरेस्ट में शिकार ढूंढ रहे होते हैं तभी उन्हें एक
वाइल्ड बफेलो दिखता है। किट्ठो उस पर बहुत फोकस करके रखता है और जैसे ही फायर करने जाता है तभी उसका ड्राइवर सिटी बजाने लगता है। इस वजह से किट्ठो की गोली बफेलो पर हल्की सी मिस हो जाती है और बफेलो भागने लगता है। किट्ठो भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है और गन रीलोड करता है। फॉरेस्ट के अंदर जाते समय उसकी गन पेड़ के बीच में फंस जाती है। वह गन खींचने की कोशिश करता है लेकिन तभी गोली चल जाती है जो किट्ठो को लग जाती है। वहीं मिथुन आनंदू से उसका सीक्रेट पूछता है लेकिन आनंदू कहता है तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है। जब आनंदू कुछ नहीं बताता तो मिथुन कहता है मैं तुम्हें एक और सीक्रेट बताता हूँ। फिर मिथुन बताता है उस रात तुम ही मुझे वहां छोड़कर गए थे और तुमने ही मुझे पीठ पीछे खंजर मारा था। यह सुनकर इमोट बहुत गुस्सा हो जाता है और आनंदू को मारने लगता है। मिथुन इमोट को बहुत रोकने की कोशिश करता है। जब वह नहीं मानता तो मिथुन इमोट को साइड करता है और कहता है यह हम दोनों के बीच का मामला है। फिर मिथुन आनंदू से कहता है मेरे पास जो भी है वह तेरे पास होना चाहिए था। मेरे कॉलोनी वाले मेरे पीछे थे जबकि तू बहुत स्मार्ट था। मुझे पता है कि तुझे अच्छा नहीं लगा कि कॉलोनी वाले अब मेरे साथ हो गए हैं और तू मुझसे दूर जा रहा था। यहां तक कि कॉलोनी वाले तुझे बाहर निकाल रहे थे। तुझे यह भी लगा कि मैं तेरी लड़की को तुझसे चुरा रहा हूं, इसलिए तू चीजों को पहले जैसा करना चाहता था, साथ साथ मुझे भी। लेकिन तू भूल गया कि रघु का भी कुछ प्लान था। तुझे पता ही नहीं चला कि उसने अपना प्लान कब खेल लिया। आनंदू भी अपनी गलती मानता है। मुझे नहीं पता था कि रघु ने अपना प्लान कब खेल लिया। अब सीन फ्लैशबैक में जाता है और पता चलता है कि जब मिथुन को कुछ लोग बुला ले गए थे तब आनंदू को भी कुछ लोग अपने पास बुला ले गए थे। वे लोग और कोई नहीं, रघु के ही आदमी थे। जैसे ही आनंदू रघु के पास जाता है उसे समझ आता है कि वे लोग मिथुन को नहीं छोड़ेंगे, इसलिए आनंदू उन लोगों से खुद को छुड़ाकर भाग जाता है। जब वह मिथुन के पास पहुंचता है तो देखता है कि सभी लोग उसे बहुत गंदे तरीके से मार रहे हैं और आनंदू ही था जिसने मिथुन को हॉस्पिटल एडमिट कराया था। मिथुन आनंदू से बहुत नाराज था, इसीलिए वह कभी आनंदू से मिलने नहीं गया, क्योंकि अगर वह तुरंत मिलने जाता तो आनंदू को नहीं छोड़ता। मिथुन आनंदू से कहता है तुझे पता है कि मैं तुझसे ज्यादा किसी को पसंद नहीं करता। यह बात इमोड को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए वह नाराज होकर वहां से उठकर चला जाता है। आनंदू मिथुन से कहता है मैं भी अंदर ही अंदर मर रहा था। तुझे लग रहा था कि तू उस लड़की को तुझसे छीन रहा हूं, लेकिन मुझे डर था कि वह लड़की तुझे मुझसे छीन लेगी। मिथुन अब सब कुछ वापस लेने का प्लान बनाता है और आनंदू भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। तभी मिथुन और आनंदू को अंदर रूम से आवाज आती है। जब वे अंदर जाकर देखते हैं तो इमोड ने मिथुन के उस कपड़े को आग लगा दी थी जिसे वह पहनकर मिथुन जैसा बनना चाहता था। इमोड को मिथुन की इस बात से बहुत बुरा लगा था कि जिसे वह अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था उसका बेस्ट फ्रेंड आनंदू है। आनंदू और मिथुन तुरंत आग बुझाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सभी किट्ठों को उठाकर गाड़ी में डाल देते हैं और सोचने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। गोली तो उसी के अंदर है, अगर हम उसे हॉस्पिटल ले गए तो पकड़े जाएंगे। ड्राइवर कहता है उसके पास ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट है, हम उसे कहीं साइड में छोड़ देंगे, फॉरेस्ट पुलिस वाले उसे पकड़ लेंगे और हम सेफ हो जाएंगे। बशीर गुस्से में कहता है तुम मुझे बस फॉरेस्ट से बाहर ले आओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। किट्ठो ड्राइवर से कहता है तुम मुझे रिवर के साइड ले जाओ, मैं खुद गोली निकाल लूंगा। ड्राइवर डरते डरते किट्ठो को पानी के पास ले जाता है। किट्ठो पानी में जाता है और अपने वाउंड को काटकर गोली निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वह बेहोश हो जाता है। इसके बाद सभी लोग किट्ठो को उठाकर हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आनंदू को रघु का कॉल आता है। आनंदू रघु से बात करने की कोशिश करता है। हमें उसे छोड़ देना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि वह अब हमारे पीछे है। रघु कहता है मुझे लगता है तुम लोगों ने वापस पैचअप कर लिया है। रघु आखिरी बार आनंदू को उसका काम करने के लिए कहता है, लेकिन आनंदू बिना डरे रघु से कह देता है तुझे जो करना है कर, जो तूने कहा है वह नहीं होने वाला, मैं तुझे करने नहीं दूंगा। आनंदू तुरंत जाकर मिथुन को अपना सीक्रेट बताता है। हम लोग यहाँ आए हैं, इसके बारे में कोई और भी जानता है। रघु तुम्हें डियर के केस में जेल भिजवाना चाहता था। सभी ने हमारे साथ चीट किया है, चाहे वह कंपनी हो या पार्टी मेंबर्स। मिथुन भी गुस्सा हो जाता है, तूने मुझे पहले यह सब क्यों नहीं बताया। आनंदू कहता है मैं तेरी कॉलोनी से बिलोंग करता हूं क्या, तुम लोगों ने ही मुझे वहां से भगाया था। यह सुनने के बाद मिथुन रघु के खिलाफ खड़े होने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है और कहता है अब मैं वापस आ रहा हूं, अब उसे बताता हूं। आनंदू सबसे पहले मीट साफ करने के लिए कहता है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स कुछ ही देर में वहां आने वाले हैं। मिथुन सभी को जहां जहां मीट रखा है उसे उठाकर बाहर ले जाने के लिए कहता है। मिथुन, आनंदू और इमोट सभी जगह से मीट निकालते हैं। इमोट को रूम साफ करने के लिए कहा जाता है। आनंदू और मिथुन मीट के सारे प्रूफ्स को फॉरेस्ट के बाहर ले जा रहे होते हैं, लेकिन जब वे फॉरेस्ट में पहुंचते हैं तो वही इंजर्ड बफेलो उनके पीछे पड़ जाता है। इस वजह से आनंदू और मिथुन अपनी जान बचाने के लिए वाटरफॉल से नीचे कूद जाते हैं और वहां डियर का मीट बहा देते हैं। किट्ठो को सभी हॉस्पिटल ले जाते हैं। उन्होंने नर्स को बताया था कि किट्ठो पर एलिफेंट ने हमला किया है, लेकिन जब डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो उसमें से गोली निकलती है।
इस वजह से डॉक्टर बिना किट्टो के दोस्तों को बताए पुलिस को बुला लेता है। वहीं दूसरी तरफ जब आनंदू और मिथुन फॉरेस्ट वाले घर के पास वापस पहुंचते हैं तो वहां पुलिस पहुंच चुकी होती है। पुलिस सभी जगह डियर मीट का इंस्पेक्शन करने लगती है। मिथुन अपने सीनियर सर को समझाने की कोशिश करता है, मैं इन्हें सिर्फ पार्टी करने के लिए लेकर आया था, यहाँ कोई डियर मीट नहीं है। सभी पुलिस वाले निराश होकर जाने लगते हैं। तभी एक पुलिस वाला एक प्लेट में रखा हुआ मीट ले आता है। सभी हैरान हो जाते हैं कि यह मीट कहां से आया। पुलिस मीट को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देती है और सभी को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। गाड़ी में बैठने के बाद आनंदू को याद आता है कि इमोट ने फ्रिज से मीट निकाला था। इमोट खुद बता देता है, मैंने ही वह मीट फ्रिज के नीचे छुपा दिया था रघु के कहने पर, क्योंकि रघु ने मुझे मिनिस्टर की लीडरशिप के लिए कैंडिडेट बनाने का वादा किया था। वह कहता है, अगर मिथुन वापस आ गया तो तुम्हारा कैंडिडेट कैंसिल हो सकता है, इसीलिए इमोट ने मीट छुपा दिया था। आनंदू को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता। जब पुलिस मिथुन, आनंदू और सबको ले जा रही होती है तभी रघु पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस वाले मिथुन को साइड ले जाकर मारने की कोशिश करते हैं लेकिन मिथुन वहां से भाग जाता है। अगले दिन एसएचओ आनंदू और इमोट को थोड़ी देर के लिए जेल से छोड़ देती है। वह बताता है, मिथुन रास्ते में ही भाग गया था। वह जेल जाने से डर गया था क्योंकि उसे पता था कि अगर वह जेल गया तो उसकी जॉब छूट जाएगी और अगर वह वापस आ भी गया तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए वह पहाड़ से कूद गया। यह सुनकर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं लेकिन आनंदू को यकीन नहीं होता। वह कहता है वह ऐसा कभी नहीं कर सकता। आनंदू को दुख होता है कि पुलिस वालों ने उसे मरवा दिया। फिर पुलिस उन्हें मिथुन के अंतिम संस्कार के लिए जाने की परमिशन दे देती है। जब आनंदू उसकी कॉलोनी में जाता है तो देखता है कि मिथुन सचमुच खत्म हो चुका है। वह यह देख नहीं पाता। साथ ही कॉलोनी के लड़के आनंदू पर दोष लगाने लगते हैं कि तेरी वजह से मिथुन खत्म हुआ, इसीलिए वे लोग उसे मारने के लिए पहुंच जाते हैं। आनंदू समझाने की कोशिश करता है, ये मेरी वजह से नहीं हुआ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम सब चीटर्स हो। जो भी उसके साथ खड़ा रहा सभी ने उसे धोखा दिया, यहां तक कि मैंने भी। वह कहता है, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो सामने से तो प्यारे लगते हैं लेकिन पीठ पीछे हमसे बहुत नफरत करते हैं। तुम्हें उस आदमी के बारे में जरूर जानना चाहिए जिसने यह सब किया। तभी वहां रघु आ जाता है और मिथुन का अंतिम संस्कार करता है। सभी समझ जाते हैं कि इसके पीछे रघु का ही हाथ है। वे उसे मारने की कोशिश करते हैं लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। अब हमें पता चलता है कि पुलिस मिथुन के पीछे पड़ी थी लेकिन रघु किसी तरह उनसे बचकर छुप गया था। लेकिन वह इंजर्ड बफेलो मिथुन के पीछे आ जाती है और उसे हिट करने लगती है, जिसकी वजह से मिथुन पहाड़ से नीचे गिर जाता है। कुछ महीने बाद मिथुन की कॉलोनी के सभी दोस्त अब आनंदू को अपना दोस्त मान लेते हैं और उसे अपने दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं। आनंदू भी उन्हें अपने दोस्तों की तरह ट्रीट करता है। किट्टो ने मीट के चक्कर में अपनी जान खत्म कर ली। जो रिसोर्ट वाले उसके पापा थॉमस के अंतिम दिन में खिलाने वाले थे। थॉमस तो बच गया लेकिन किट्टो मर गया। बशीर अब अपने जीवन के आखिरी पल गिन रहा है। किट्टो की साइको वॉच उसके लिए लकी साबित हुई। उसके ऊपर जितने भी केस चल रहे थे वह सबसे भारी हो चुका है। वहीं इमोट को भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है लेकिन अब वह अपने गिल्ट की वजह से इस इलेक्शन में नहीं लड़ना चाहता था। रघु का क्या हुआ इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया जाता। मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो आपने देखा इस मूवी में कैसे पॉलिटिक्स गेम खेलती है। चाहे वह आपकी दोस्ती ही क्यों ना हो, वो आपको दुश्मन बना देती है और जब चाहे वापस मिला देती है। कैसे पॉलिटिशियंस एक आदमी को यूज करके अपनी पार्टी का प्रॉफिट देखते हैं। तो आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसी बेहतरीन मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए।